ये है क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल मॉडल पेपर और इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी हमारे पास है। अगर आपको भी 2026 में केमिस्ट्री का पेपर देना है ना, तो ये एक वीडियो आपको केमिस्ट्री में टॉपर बना देगा। जैसे ही मुझे पता चला भैया कि 25 फरवरी को आपके केमिस्ट्री का पेपर है, मैंने आपके लिए एक ऐसा पेपर प्रिपेयर किया है ना, ऐसा पेपर तैयार किया है। बस ये एक पेपर पढ़कर चले जाना, 100% ऐसा ही पेपर इस बार आपका आने वाला है। और ये पेपर देख लिया तो 3 घंटे 15 मिनट जो आपको दिए जाते हैं कॉपी लिखने के लिए, 2 घंटे में पूरा पेपर करके आओगे। पूरे पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे, 70 में 70 लेकर आएंगे। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो देखो यहां पे 2026 रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को इंग्लिश में हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। पेपर कोड अपने ध्यान में रख रहे हैं ना, 347 WA। यहां पे अपना नाम डाल देना, रोल नंबर डाल देना भैया, जो आपका होगा वही डालना है, ऐसा नहीं मेरा नाम डाल के चले आओ। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। बस ये वीडियो ध्यान से समझ लो। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको लिखना है, मतलब जहां पे कैलकुलेशन हो कैलकुलेशन करो। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी देना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस बार टॉपर हम बनाएंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले रहेंगे, देखो ध्यान से। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे भैया, 6 नंबर आपको मिलेंगे, टेंशन फ्री रहना। देखो का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। बताओ इसमें से विलयन का कौन सा भौतिक गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव या परासरण दाब। भैया सिंपल है, आपका पृष्ठ तनाव राइट आंसर होगा, सरफेस टेंशन। वैसे ही आप दिमाग लगा लो, विलयन चैप्टर में आपने वाष्प दाब अवनमन पढ़ा होगा, हिमांक अवनमन पढ़ा होगा, परासरण दाब पढ़ा होगा, लेकिन पृष्ठ तनाव आपने नहीं पढ़ा। ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो यही आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो बच्चा, खा वाला। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे। तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल सेकेंड इनवर्स। अरे भैया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते बच्चों, ये भी हो गया। गा वाला क्वेश्चन देख लो, बस बढ़ते चलो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्या होगा केमिस्ट्री में, क्या होगा फिजिक्स में। भाई वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। पढ़ोगे तो अच्छा नंबर लेकर आओगे, नहीं तो फिर मारे जाओगे। अरे मारे नहीं जाओगे, नंबर कमाएगा। गा, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। क्या विद्यमान होते हैं। रंगीन आयनों का निर्माण कब संभव होता है, जब यौगिक में क्या विद्यमान होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। भैया रंगीन आयनों का निर्माण तभी संभव होगा जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। दैट्स अ सिंपल। घा वाला ध्यान से समझो भैया। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इसका PDF दे दीजिए, इसका पूरा वीडियो हमें व्हाट्सएप पे दीजिए, हमें सारे पेपर का नोट्स दे दीजिए। भैया मैं सब देता हूं, आप हमसे ले सकते हैं 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं, अलग अलग नोट्स को भी आप ले सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन घा। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। भैया क्लोरोफॉर्म जो CHCl3 है, ये प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे 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 ऑक्सीकृत होकर
क्या बनाता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है फास्जीन, सेकंड है फॉर्मिकम, थर्ड है फॉर्मिल क्लोराइड, फोर्थ है मेथिल क्लोराइड। सिंपल है भैया, वो बनाता है फास्जीन। देखो क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से, संपर्क से हम बचाकर रखते हैं, क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है ना, तो एक अत्यंत विषैली गैस फास्जीन का निर्माण करता है, जो बहुत ही ज्यादा विषैली गैस है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। चलो बच्चों, अगला अंगा नंबर, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया देता है? देखो केमिस्ट्री में नेम डायरेक्शन बहुत सारे, उड्स अभिक्रिया, उड्स फिटिंग अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, कार्बिलमीन अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ऐसे बहुत सारे हैं, 10-15 रिएक्शन। तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन सा यौगिक प्रदर्शित करता है? बेंजोइक अम्ल, टॉलुएन, बेंजल्डिहाइड या फार्मिक अम्ल? भैया सिंपल सा होगा, थर्ड बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, ये होता है बेंजल्डिहाइड, और यही है जो कैनिजारो अभिक्रिया देता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। चलो अच्छा, एस्कॉर्बिक अम्ल है भैया, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है या विटामिन? अरे भैया विटामिन है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो ये एक विटामिन होगा। ठीक है, तो आपके 6 क्वेश्चन हो गए बच्चा पार्टी, बहुविकल्पीय एक एक नंबर के 6 नंबर ले जाओ बिल्कुल मुफ्त में। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर तुम बढ़े चलो, ध्यान से समझना। ये क्लास हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन हमने ये प्रण कर लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मतलब जब तक टॉपर नहीं बन जाएंगे भाई, पढ़ते रहेंगे लगातार, जो होगा देखा जाएगा। दूसरे का क्या देखो, कोलरॉस का नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। भैया कोलरॉस का नियम क्या होता है? चलो मैं बता ही देता हूं, बहुत सिंपल है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि कुल 8 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। भैया 16 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। चलो भैया अतल उत्तरीय प्रश्न आइए, कोलरॉस का नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन में। देखो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब कोई विद्युत अपघट्य हम ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने ले लिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम जल अपघटन कराते हैं भैया, तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा H+ में, और Cl- में ये टूट जाएगा। तो हमारा HCl है विद्युत अपघट्य। तो कहा जा रहा है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता, यानी कि लैम्डा m, ये है मोलर चालकता। ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट मैंने कर दिया है, लैम्डा m मोलर चालकता है, इनफाइनाइट मैंने लगा दिया क्योंकि अनंत तनुता पर है। अब HCl यानी कि इस विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर होगी? इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी कि HCl में धनायन कौन सा है? देखो लैम्डा इनफाइनाइट H+, ठीक है, और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, ये इसके योग के बराबर होती है। यही है बच्चों कोलरॉस का नियम। ठीक है, तो लैम्डा इनफाइनाइट m, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, वो किसके बराबर होता है? इसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही है कोलरॉस का नियम। भैया इसके अनुप्रयोग क्या है? फर्स्ट अनुप्रयोग देखो क्या है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना। मतलब हम कोलरॉस के नियम का उपयोग जो है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में करते हैं। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। भैया सिंपल सा है। तो ये हो गया कोलरॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। चलो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये हमारा है कौन सा क्वेश्चन? ध्यान से समझो, ये एक न्यूमेरिकल है विलेन चैप्टर का। ये न्यूमेरिकल मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं बोलता रहता हूं ना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ऐसी बात नहीं है। देखो 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए, जिसमें सोडियम का अणुभार 23, क्लोरीन का 35.5 है। मैंने ये पूरा क्वेश्चन यहां पे लिख दिया है। भैया ये बताओ, 14.625 सोडियम क्लोराइड है और 250 ग्राम जल है,
इनको विलेय किया गया। तो इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है? अरे भैया सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम है, ये विलेय होगा। जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। तो ये 14.625 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड, ये आपका है विलेय, और ये 250 ग्राम जल विलायक होगा। इतना तो आप समझ सकते हो, छोटी बच्ची हो क्या? चलो देखते हैं भैया और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया बच्चा पार्टी विलेय का भार। आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, विलेय क्या है, NaCl है। तो विलेय का भार दिया गया है 14.625 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में हमें विलेय का अणुभार दिया गया है बेटा। विलेय, अब विलेय हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, ऊपर भी लिख देना, का अणुभार। अब इसका अणुभार निकालना, तो एक काम करो, सोडियम का अणुभार और क्लोरीन का अणुभार जोड़ दो, तो 2335.5 को जोड़ेंगे तो 58.5 ही तो आएगा बेटा, आ गया, ठीक है। अब हम यहां से निकाल लेंगे, पहले विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि जब हम अभी मोललता निकालेंगे ना, तो उसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में। तो हमें यहां से विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेनी है, इजीली निकाल लेंगे क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज पता है। विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। इसका फार्मूला होता है बच्चों, विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। ये फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या का, ठीक है। अब भार अनुभार दोनों हमें ऊपर दिया गया, भाई भाग दे दो, निकल गया। देखो विलेय का भार है 14.625 और अणुभार है 58.5। तो 14 चौका 56, ये 1/4 आ जाएगा। जब 1 को 4 से डिवाइड करोगे बच्चा पार्टी 0.25 आएगा। करके देख लो भैया, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25 ही। तो यहां पे हमारा इक्वल टू हो गया 0.25 मोल। ये क्या आया है? ये आया है बच्चा पार्टी विलेय के मोलों की संख्या। देखो विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। ये इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, हमें एक चीज और दिया गया है, हमें विलायक का भार भी दिया गया है। देखो भैया 250 ग्राम जो है ये विलायक का भार है, तो इसको भी लिख देंगे विलायक का भार, ठीक है। ये हमें दिया गया बच्चा पार्टी 250 ग्राम, 250 ग्राम। अब एक काम करो, पहले 250 ग्राम को ग्राम में बदलो भैया। तो 250 ग्राम को ग्राम में बदलना, तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। तो 250 को 1000 से भाग देना होगा। ये कट गए, 25 को 100 से भाग दोगे 0.25, ये किलोग्राम आ जाएगा। किलोग्राम में इसको बदल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0.25 किलोग्राम आ गया। मैं साइड में लिख देता हूं 0.25 किलोग्राम, ठीक है। ये आ गया विलायक का भार। अब हम निकाल लेंगे विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, विलायक का भार। ये जो लेंगे बच्चों किलोग्राम में लेंगे, ठीक है, किलोग्राम में। अगर मान लीजिए हम ग्राम में ही लेते ना तो ऊपर 1000 से गुणा कर देते, बस वो भी ठीक ही था, ये भी ठीक ही है, ठीक है। अब बहुत इजी हो गया है। देखो भैया विलेय के मोलों की संख्या 0.25 है, अब विलायक का भार भी देखो 0.25 है, मतलब दोनों की वैल्यू है 0.25। कट करो, एक आ गया भैया। तो हमारे विलयन की जो मोललता आई बच्चा पार्टी ना, विलयन की मोललता, ठीक है, ये आई है 1 मोल प्रति किलोग्राम।
मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक क्यों होगा? क्योंकि भैया विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक मोल और विलायक के भार का मात्रक किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम। समझ में आया बच्चा पार्टी? भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। देखो सब कुछ दिया गया था, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये विलेय के मोलों की संख्या निकाल ली, फिर विलयन की मोललता निकाल ली। लो भाई काम हो गया है। वीडियो को लाइक करते हुए चलना, मजा आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलना, ठीक है, वरना डिसलाइक करके चले जाना, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे, ठीक है। देखते चलो, एक एक क्वेश्चन को बस समझते चलो। पेपर में देखो अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? भैया डी एम एफ ब्लॉक का तत्व है और हमको डराने की कोशिश की जा रही है, नहीं डरेंगे। ये देखो आंसर, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। कुछ रीजन है। सबसे पहला, धातु आयनों का छोटा आकार, इसके कारण भी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश, लिगैंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षकों की प्राप्यता, यही रीजन है कि संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। चलो हटाओ भाई, देखा जाएगा जो होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, चलो घा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चे बाड़ी। लिगैंड क्या है, दो उदाहरण दीजिए। चलो लिगैंड भी जान लेते हैं। ये देखो लिगैंड, ये उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखो, वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, वही होती है बच्चों लिगैंड। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, प्यारा प्यारा एग्जाम्पल देख लोगे सब समझ में आ जाएगा। लिगैंड का उदाहरण क्या है? चलो एक एग्जाम्पल बताते हैं, K4FeCN6। ठीक है भैया, ये लिगैंड का उदाहरण है। देखो यहां पे जो Fe है बच्चा पार्टी ना, इसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगैंड कहलाती है। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ा हुआ है? Cn जुड़ा हुआ है। तो ये जो Cn होगा ना, ये लिगैंड होगा, यही होगा लिगैंड। Cn को हम Cn- भी लिखते हैं, ठीक है। और Fe जो होता है ये Fe2+ के रूप में होता है। तो K4FeCN6, यहाँ पे Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगैंड Cn- यानी कि Cn है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आया क्या करें भैया, दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं और क्या होगा, इतना ही कर सकते हैं हम। चलो CuNH3 का 4 और 2-। अब भैया यहां पे जो हमारा Cu है, ये केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन। और जो हमारे भैया ये NH3 हैं, ये देखो ये NH3, यही है हमारे कौन? लिगैंड है। यही तो लिगैंड होंगे, क्योंकि ये केंद्रीय धातु आयन से स्थायी रूप से जुड़ा है, ये लिगैंड होगा। बस हो गया, समझ में आ गया। अब नहीं आया भैया तो क्या करें, हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट सब समझें। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 2-2 नंबर के, 8 नंबर तो आपके कंप्लीट हुए, लेकिन अभी 8 नंबर तो हमें और कंप्लीट करना है ना। चलो तीसरे का एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है भैया। चलो देख लेते हैं भैया, ये न्यूमेरिकल है, विलयन चैप्टर का 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो देखो, एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ का अणुभार निकालना है। चलो इसको मैं लगवाऊंगा नहीं भाई, इसको मैंने लगा रखा है, ऐसे मैं पढ़ा देता हूं, टाइम भी आप लोगों का बच ही जाएगा। देखो ये देखो,
हमें यहाँ पे विलेय का भार दिया गया है स्मॉल w। देखो 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है, तो 2.5 ग्राम जो है ये विलेय होगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और 100 ग्राम बेंजीन है ये विलायक होगा क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है। तो विलेय का भार हमें इसको स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें दिया गया है 2.5 ग्राम। देखो ऐसे आप समझ सकते हो, छोटे बच्चे नहीं हो, अगर आपको कोई ऐसे समझाना चाह रहा है ना तो आप समझ जाओगे। मेरे हिसाब से ये बहुत इजी होता है, ठीक है। विलायक का भार जो है कैपिटल W से इसको डिनोट करते हैं, ये 100 ग्राम दिया गया है। क्वथनांक में उन्नयन, वृद्धि का मतलब क्वथनांक में उन्नयन, इसको डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया गया है 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी, इसको केबी से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया गया है 2.67। हमें एम की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वथनांक में उन्नयन का एक फॉर्मूला होता है भैया, देखो ये डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसको हम एम हमें निकालना है, तो ये क्या होगा, देखो ये भैया नीचे आ जाएंगे, तो 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखो 1000 गुणे केबी की वैल्यू 2.67 है, स्मॉल डब्ल्यू की 2.5 है, और डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.4 है, और कैपिटल डब्ल्यू का 100 है। तो हमने क्या किया, इस 2.67 का गुणा 1000 से कर दिया, तो ये आ जाएगा 267, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना, देखो 2.67 का मैंने यहां पे 100 से गुणा केवल किया है, और एक जो 10 बचेगा ना उसका गुणा इससे कर देंगे, तो ये 267 हो गया, क्योंकि इसमें 2 अंक आपका इधर हो गया तो 267, और यहां पे 10 बचा उसको इससे गुणा कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 267 गुणे 25 अपान 40 हो जाएगा, इक्वल टू, अब इस 267 को 25 से गुणा करेंगे तो 6675 अपान 40 आ गया। कट करेंगे तो हमारा जो अनुभार आया एम वो 166.875 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। समझ में आया भाई, बहुत इजी है, इसमें समझना क्या है, मेरे हिसाब से तो हलवा है, बाकी आप देखें भाई आप ही का जलवा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम हैं भैया, और यहां पर आपको प्रथम नियम लिखना है, ठीक है। चलो ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो यहां पे मैंने बता रखा। देखो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। देखो ये एक सेल है भैया, और इसमें 2 प्लेटें होंगी, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड जो हमारा होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहां पे जो ये पात्र है इसमें विद्युत अपघट्य है, कौन सा मैंने लिया है, NaCl विद्युत अपघट्य मैंने ले लिया, मतलब हमने एक जार लिया उसमें हमने NaCl विद्युत अपघट्य को ले लिया। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। अब कहा जा रहा है ध्यान से समझो, और इस विद्युत अपघट्य में कुछ ना कुछ आवेश होगा जो कि क्यों होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होगा ना तो ये Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है, आपको पता होगा। तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या कहा जा रहा है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, यहां पे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है, तो इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, देखो इस इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ एकत्रित हुए हैं, इनका द्रव्यमान जो है उसको हमने स्मॉल w से डिनोट कर दिया, तो उसका जो द्रव्यमान है वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल w है वो इस विलयन में प्रवाहित की गई कुल विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश q के समानुपाती होता है। तो w समानुपाती q, ठीक है, इस नियम के अनुसार। अब चूंकि Q इक्वल टू IT होता है, मैंने पहले ही आपको पढ़ा रखा है Q इक्वल टू IT, ठीक है, तो W समानुपाती IT हो जाएगा, Q की जगह पर IT रख देंगे। अब जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू ZIT हो जाएगा। Z यहां पर है समानुपाती स्थिरांक, या इसी को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी बोलते हैं। बस यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, बहुत इजी है भाई,
मतलब इसमें कुछ नहीं कहा गया, इसमें कहा गया कि जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा W है वो इस विलयन में, इस विद्युत अपघटन में प्रवाहित की गई कुल आवेश के समानुपाती होता है। तो W समानुपाती क्यों, Q इक्वल टू IT होता है, तो W समानुपाती IT, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो Z स्थिरांक आ जाएगा, तो W इक्वल टू ZIT। Z है समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बस हो गया भैया, ठीक है, सिंपल सा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले भैया। खा वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलो। हम हैं तो क्या गम है, बाकी हमारा नाम ही शुभम है। चलो गा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चा बाड़ी, ये देखो भैया, रासायनिक बलगतकी का क्वेश्चन ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो भी आ चुका है। देखो SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। भाई 2 नंबर का पूरे के पूरे ये क्वेश्चन रहेगा। फिर भी हम बताएंगे भाई, ये देखो ध्यान से, ये तो हो ही गया, इसको मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। क्या है न्यूमेरिकल, ये देखो SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने पर 60 मिनट का समय लगता है। मतलब हमें दिया गया है T½ की वैल्यू, ये है अर्ध आयु काल, जब अभिक्रिया 50% पूरी हो जाती है, तो 60 मिनट ये हमें दिया गया है, 60 मिनट, ठीक है। अब पहले इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे, तो T½ इक्वल टू 60 मिनट। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट को सेकंड में बदलना है, तो 60 गुणे 60 बराबर 3600 ये सेकंड आ जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? 60 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 गुणे 60 कर दो, मिनट सेकंड में हो जाएगा। अब एक वेग स्थिरांक का फॉर्मूला देखो, हमें निकालना है वेग स्थिरांक। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 0.6932 अपान T½ ये होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। अब यहीं पे तो हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं भाई, आगे बढ़ेगी, तो K इक्वल टू हमारा हो गया 0.6932 अपान T½ की वैल्यू है 3600। अब यहां पे एक काम करेंगे, थोड़ा इसको इजी कर देता हूं मैं। कैसे इजी करोगे, ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से गुणा कर दो, तो K इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो ऊपर 10 से गुणा करोगे तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.932 अपान ये 3600 हो जाएगा 36,000, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा मैं दिमाग अपना लगाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी आसानी रहे। तो K इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6.932 अपान 36,000 को हम लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी 1 2 3 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 के पावर 4 इसको लिख सकते हैं। देखो इस दशमलव को यहां पे लगा देंगे, इसको हटा देंगे। अब 6.932 को 3.6 से काटोगे तो आपका लगभग आएगा 1.925, ठीक है, इतना आ गया। समझ में आ रहा है? तो K इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो यहां पे, ठीक, देखो ध्यान से, देखो K इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.925 गुणे 10 के पावर 4 है, प्लस में ऊपर जाएगा 10 के पावर -4 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। बस यही हमारा वेग स्थिरांक हो जाएगा। भाई सिंपल सा था, हलवा था मेरे हिसाब से, बस खा लेना है। समझ में आ गया? चलो मैं हटाता हूं भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलो घा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, देखो ध्यान से। क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? मतलब भैया क्या होगा अगर मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर जाए? तो ये देखो भाई, इसको भी मैं बता देता हूं, ध्यान से समझो। अब आए हैं बताने तो सबको बताएंगे, जो भी देखे हैं सबको बता। चलो अगला, क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है? तो देखो मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। भैया हमने ले लिया है, देखो मेथिल अल्कोहल
और उसका ले लिया, उसका रिएक्शन करा दिया एसिटिल क्लोराइड से CH3COCl। हमने रिएक्शन इसका करा दिया तो हमारा बनेगा क्या, ध्यान से समझना। गिब्स आउट कर दिया हमने तो हमारा बन जाएगा ये CH3। देखो CH3 हो गया, C को ले लेंगे C और O यहां से और O यहां से COO और एक CH3 यहां से ले लेंगे। क्या बचेगा, देखो CH3 हमने ले लिया, C ले लिया, O ले लिया, O ले लिया, CH3 ले लिया, बचा H और Cl, तो HCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखो भैया वही तो हुआ, ये मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ जब हमने कराई तो हमारा बना मेथिल एसीटेट। इसका नाम है मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, और इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक भैया। तो यही सब है हमारा, बाकी कुछ है नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बस हो गया, ठीक है। घा वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, नोट कर लेना, इतना ऑप्शन आपको मैंने दे रखा है। तो 4 क्वेश्चन यहां पर भी हो गए 2-2 नंबर के, 8 नंबर ले लो भैया। अब भैया सबसे मेन चीज मैं बता देता हूं, पूरे पेपर को सॉल्व कराना एक ही वीडियो में पॉसिबल है नहीं, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। और अगर आप चाहते हो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊं, भाई कमेंट करो, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है, लिख दो फुल केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन, मैं लेकर आ जाऊंगा, मेरी गारंटी है। लेकिन लिखो तो, वीडियो को लाइक तो करो, चैनल को सब्सक्राइब तो करो, फिर देखो जादू क्या होता है। चलो 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, कुल 4 क्वेश्चन, 3 नंबर के 12 नंबर के ये रहेंगे। देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए भैया। न्यूक्लिक अम्ल आखिर होते क्या हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, जैव अणु चैप्टर का क्वेश्चन है। खा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोड की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आप बता दीजिए, भाई मैंने बता रखा है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको न्यूमेरिकल्स के वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी इतने स्पेशल वाले ना जिससे क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, तो जाकर देख लिया करो, किसी के भरोसे मत बैठो, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। चलो गा वाला, स्मिथ अभिक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। अरे भैया ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है, ये तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन लग रहा है। अरे कर लो, 5 में आए 3 में आए, हमें उससे क्या लेना देना, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। 4, 5, 3 किसी भी नंबर में आए, अगर हमें क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। घा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, 3 नंबर भैया, ये 4 क्वेश्चन 12 नंबर के हो चुके हैं। अब 4 नंबर वाले भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के 16 नंबर, ठीक है। देखो 5वें का अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। भैया अभिक्रिया की कोटि और आणविकता क्या होती है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों बहुत स्पेशल टॉपिक हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन का और आंसर दूंगा जो मेरे हिसाब से चमत्कारी क्वेश्चन है। चलो खा डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। गा संयोजकता आबंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बीबीटी उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो यहां पे बनता है जो मैं करवाऊंगा, देखो घा ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। चलो भैया छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूकास परीक्षण आखिर है क्या। देखो भैया हमारे अल्कोहल जो है ना वो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इन टाइप्स में डिवाइड होते हैं, तो उनको पहचानने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। देखो ध्यान से, ल्यूकास परीक्षण देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ल्यूकास परीक्षण क्या है, देखो ये प्राइमरी सेकेंडरी तथा टर्सरी अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। मतलब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में डिफरेंस क्या होता है
उसको सरल उसको करने की एक विधि है कि आप तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं, कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक जो है वो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होता है। इसके प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। मतलब हम एल्कोहल को लेंगे और उसका ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब उसका प्रोसेस कब होगा, कितने टाइम में होगा, उस पर यह आधारित है। जब किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब आखिर धुंधलापन कितने समय में उत्पन्न होगा, उसी से हम जान जाएंगे कि यह प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक है या तृतीयक है। ठीक है, तो हम कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ROH, देखो ROH जो है ये अल्कोहल ही है, R का मतलब एल्किल। इसका रिएक्शन करा देंगे सांद्र HCl से, सांद्र HCl, ठीक है, और ऊपर हम लोग ले लेंगे निर्जल ZnCl2। क्या ले लेंगे, निर्जल ZnCl2, क्योंकि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के घोल को ही हम ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है। तो देखो R जो है Cl से जुड़ जाएगा तो ये RCl हो जाएगा, मतलब एल्किल क्लोराइड हो जाएगा, और बचेगा क्या, HHO यानी कि H2O, ये जल बचेगा। तो ये आपका अल्कोहल है, ये सांद्र HCl है, ये एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड। और ये जब रिएक्शन होगा भैया ना, धुंधलापन उत्पन्न होगा, धुंध छा जाएगा। ठीक है, तो आखिर कितने समय में धुंध होगा, इसी पर रिएक्शन, इसी पर हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा अल्कोहल है। देखो, कमरे के ताप पर टर्सरी अल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। अगर ये तृतीयक अल्कोहल होगा तो जैसे ये रिएक्शन होगा तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने अल्कोहल लिया था, अगर ये तृतीयक अल्कोहल होगा तो जैसे ही वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करेगा तुरंत ही एल्किल क्लोराइड बनेगा और तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, कमरे के ताप पर सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। और अगर ये द्वितीयक अल्कोहल होगा तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होगा। अगर 5 से 10 मिनट बाद उत्पन्न होता है तो ये द्वितीयक अल्कोहल है, समझ लो। ठीक है, और अगर प्राथमिक होगा, देखो कमरे के ताप पर प्राइमरी अल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः विलयन पारदर्शक होता है। और अगर ये प्राथमिक अल्कोहल होगा तो धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं होगा और विलयन पारदर्शक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करते हैं। मतलब हम अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्किल क्लोराइड बनेगा, अब धुंधलापन उत्पन्न होगा। अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो रहा है तृतीयक अल्कोहल, अगर 5 से 10 मिनट बाद उत्पन्न हो रहा है द्वितीयक अल्कोहल, अगर ये धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं हो रहा है भाई, प्राथमिक। ठीक है, चलो अब देखो इसको हम कैसे जानेंगे, थोड़ा सा ट्रिक मैं बता दूं। देखो, तुरंत तृतीयक, देखो तुरंत में भी ता है, तृतीयक में भी ता है, तो यानी कि तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो रहा है तो ये तृतीयक होगा। और 10 मिनट बाद तो दा से 10, दा से द्वितीयक, तो 10 मिनट बाद उत्पन्न हो रहा है तो द्वितीयक होगा, और नहीं उत्पन्न हो रहा है तो प्राथमिक होगा। बस थोड़ा सा ट्रिक है, जान जाओ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए ट्रिक है। चलो भैया, 4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन हो गए, 16 नंबर यहां पर भी आपको मिल गए। अब विस्तृत स्तरीय प्रश्नों की बारी आती है भाई, पूरे 20 नंबर के आते हैं तो इनको हम मिस कर नहीं सकते। देखो निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट, एल्कोहलों का अनुभार बढ़ने पर इनकी जल में इनकी विलेयता घटती है। पावर एल्कोहल क्या, उसका उपयोग क्या, और फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं। भाई ये समझा दो, तीनों 5 नंबर आप ले जाओ। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा, नहीं जानते हो तो दूसरा कर सकते हो। इसमें हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलेंगे। देखो, डाई एथिल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसके अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया का समीकरण दीजिए। मतलब डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर है, इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे ये सब आपको बताना है। नहीं पता भैया, अब अगला खा वाला क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखो, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इसके रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो,
क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण। मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसियन से होती है, पोटेशियम साइनाइड से। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड फेहलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनेगा। तीसरा, क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा। चौथा, बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा। पांचवा, फिनाल का एसिटिलीकरण पिरिमिडिन की उपस्थिति में किया जाएगा तो क्या होगा। आपको रिएक्टेंट दिए गए हैं, केवल प्रोडक्ट बताना है, बीच का प्रोसेस बताना है, ये आपको करना है। अथवा लगा है नहीं पता तो कैसे प्राप्त करोगे वाला कर लो भाई, इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों दिए रहते हैं, आपको बीच का प्रोसेस बताना है। देखो कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दे। फर्स्ट है ग्रिगनार्ड अपकर्मक से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करोगे। सेकंड है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे। थर्ड है एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड। फोर्थ है फिनॉल से टाइलोइन और फिफ्थ है फिनॉल से एनिलीन। आखिर कैसे आप प्राप्त करोगे, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। सातवां देखो, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी बताइए। भाई मैंने केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन एक वीडियो में बता रखे हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। अथवा लगाए नहीं पता तो एथिलमीन C2H5NH2 एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रिया का समीकरण भी लिखिए। जैसे फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहल, ये KOH। सेकंड है नाइट्रस अम्ल। चलो खा वाला लास्ट क्वेश्चन होगा इस पूरे पेपर का। देखो, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। अथवा लगा नहीं पता तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। पूरा पेपर हो चुका है भैया। आपके कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के, बहुविकल्पीय 6, अति लघुत्तरीय 16, लघुत्तरीय 12 नंबर के 3 नंबर वाले और 16 नंबर के 4 नंबर वाले और 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय, यानी कि 16 6 22, 22 और 12 34, 34 16 50 और 50 20 70 नंबर। ये लो बच्चों, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पढ़ना, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अरे सबको पढ़ना भाई, किसी को छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज